किसान साथियों, गेहूं की फसल में कई बार हमें उत्पादन कम देखने को मिलता है। तो आज हम उत्पादन कम होने के, गेहूं में पैदावार कम होने के 5 प्रमुख कारण आपको बताएंगे। ये 5 कौन से मुख्य वजह होती हैं जिससे हमें गेहूं में कम उत्पादन देखने को मिलता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पूरा वीडियो के साथ साथ आप ज़रूर देखिएगा, और कुछ भी सवाल हो या सुझाव हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आपकी गेहूं की फसल कितने दिन की हो गई है और कौन सी गेहूं आपने, कौन सी वैरायटी आपने लगाई हुई है। तो चलिए एक एक करके वो पांचों बातों के बारे में जानते हैं। अगर आपको ये पता चल जाए कि हाँ, पैदावार किस वजह से कम हो रही है, तो आप उसमें सुधार करके अपने गेहूं में पैदावार भी बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला जो कारण हमने रखा हुआ है वो है समय से बुआई ना करना। किसान साथियों, गेहूं की जो अगेती बुआई होती है वो 20-25 अक्टूबर से ही स्टार्ट हो जाती है, और दिसंबर तक हम गेहूं लगाते हैं। बहुत सारे ऐसे भी किसान साथी हैं जो जनवरी के महीने में भी गेहूं की बुआई कर देते हैं। अब यहाँ पे बुआई का जो समय होता है ये काफ़ी मैटर करता है, कितना उत्पादन आपको मिलेगा। इसके साथ साथ वैरायटियाँ भी होती हैं। अब जैसे मान लीजिए कुछ अगेती वैरायटियाँ होती हैं। एक बात का ध्यान आपको ये देना है कि ये जितनी भी ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटियाँ हैं, या फिर जो भी किसान साथी ज़्यादा उत्पादन लेते हैं, वो हमेशा अगेती बुआई ही करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात का ध्यान आपको ये भी देना पड़ेगा कि जो वैरायटियाँ होती हैं, कई बार हम कुछ ऐसी भी वैरायटियाँ होती हैं जो उस क्षेत्र के लिए लगाने के योग्य नहीं होती है, जहाँ पे हम लगा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कुछ ऐसी वैरायटियाँ, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो कुछ ऐसी किस्में हैं जो आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो लगा सकते हैं, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं लगा सकते, क्योंकि वहाँ के टेम्परेचर में, वातावरण में, तमाम चीज़ों में बहुत डिफरेंस होता है। तो ऐसे ही आपको वैरायटी के चुनाव के समय भी सावधानी बरतनी है, और समय के ऊपर सावधानी बरतनी है। बहुत देर से बुआई नहीं करना है। अगर आप अगेती बुआई नहीं भी कर सकते हैं तो समय से बुआई आपको करना है। अगर आप पिछेती या देर से बुआई करते हैं तो उत्पादन में निश्चित ही आपको कमी देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ एक बात का ध्यान आपको ये भी देना है कि अगर आप पिछेती में बुआई भी करते हैं तो अगेती वैरायटी को पिछेती में लगाएंगे तो और ज़्यादा कम उत्पादन मिलेगा। इसलिए बाई चांस अब कई बार ऐसा होता है, मजबूरीवश भी किसान साथी नहीं जल्दी गेहूँ इसलिए नहीं लगा पाते हैं। बहुत सारे किसान साथी यूपी के अगर हम बात करें तो यहाँ पे गन्ने की बुआई करते हैं। बहुत सारे किसान साथी गन्ना कटाई करने के बाद जो है गेहूं की बुआई करते हैं। तो अगर आप भी गन्ना कटाई के बाद या फिर कोई दूसरी फसल लगाने के, उसकी कटाई के बाद अगर आप गेहूं लगाने की सोच रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान आपको देना है कि आपको पिछेती जो उत्पादन अच्छा देती है उन्हीं वैरायटियों का चयन करना है। अगर आप दिसंबर में भी गन्ना लगाते हैं तो पिछेती वाली वैरायटी का ही आप चुनाव करेंगे, तो आपको मतलब उत्पादन तो कम मिलेगा, लेकिन कुछ कम, ज़्यादा कम नहीं मिलेगा, कुछ ही उसमें गिरावट आपको देखने को मिलेगी। तो समय से बुआई करिए, कोशिश करिए अगेती गेहूँ लगाइए, वो सबसे ज़्यादा उत्पादन देते हैं। DBW 303, 187, 371, तमाम नई नई वैरायटियाँ भी आई हैं, तो आप चुन सकते हैं। तो पहला बात, समय पे आपको ध्यान देना है। इसके साथ साथ सिंचाई पे आपको ध्यान देना है। अब बोला जाता है कि मतलब धान की फसल को पानी वाली फसल, लेकिन ऐसा नहीं कि हाँ बाकी सभी फसलों में हमें सिंचाई नहीं करनी होती है। सभी फसलों में समय से पानी लगाना होता है। धान को कुछ ज़्यादा पानी चाहिए होता है, इसलिए उसकी खेती बरसात के आसपास होती है। और इस समय सर्दियाँ होती हैं तो गेहूं को 4-5-6 पानी, मतलब सब जगह पे पानी की व्यवस्थाएं अलग है, सब जगह पे मिट्टी अलग अलग होती है। तो आपको सिंचाई पे ध्यान देना है, खासकर पहले पानी पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। पहला पानी लगाते समय अगर आप अच्छे से करते हैं तो उत्पादन बढ़ा भी सकते हैं, और बहुत ज़्यादा पानी भर देते हैं तो उत्पादन कम भी हो जाएगा। क्योंकि अगर आप पहला पानी बहुत ज़्यादा भर देंगे, फसल पीली हो जाएगी, जिससे उत्पादन में गिरावट देखने को मिलेगी। या फिर बहुत देर से लगाते हैं तो जड़ों का विकास अच्छे से नहीं हो पाता है। तो सिंचाई पे ध्यान देना है। गेहूं में पहला पानी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आपको 20-25 दिन की अवस्था में पहला सिंचाई गेहूं में कर देना चाहिए। अब हम खादों की बात कर लेते हैं कि कितनी खादों का इस्तेमाल हमें गेहूं में कब कब करना चाहिए। नंबर 3 पे हमने रखा है कि समय से खाद न डालना या सही मात्रा में खादों का न डालना, इससे भी उत्पादन में कमी देखने को मिलती है। तो गेहूं की जो सबसे ज़्यादा दिक्कत किसान साथी होती है वो होती है जो बेसल डोज वाली खाद होती है।
तो बेसल डोज वाली खाद का मतलब होता है कि बुआई के समय ही उसका प्रयोग करना। बाद में डालने से क्या होता है कि हम बुआई के समय हमें जो खादें देनी होती है उसमें हम फास्फोरस को सबसे प्रमुखता से डालते हैं। फास्फोरस किसान साथियों एक ऐसा तत्व होता है, अगर आपने बाद में डाला, बुआई करने के बाद में आपने 10 दिन 5 दिन बाद में डाला तो ये ऊपर ही रह जाएगा, नीचे तक ज़्यादा मात्राएं पहुंच नहीं पाती हैं। तो इसका पौधे ज़्यादा प्रयोग नहीं कर पाते, जिससे जड़ विकास नहीं होता है। जब जड़ों का विकास ही सही से नहीं होगा तो पौधे में अच्छे से भोजन नहीं पहुंच पाएगा, अच्छे से पौधे का विकास नहीं होगा, कल्ले कम आएंगे, फुटाव कम होगा, उत्पादन में कमी देखने को मिलेगी। इसलिए आपको इसका इस्तेमाल बुआई के समय या पहले ही कर देना चाहिए। तो यहाँ पे खादों की मात्रा हम बता देते हैं, मैंने बहुत सारी वीडियो में आपको बताया हुआ भी है। तो बहुत ही अच्छा फार्मूला हम आपको बताते हैं जिसमें आप बुआई के समय आप फास्फोरस, पोटास और नाइट्रोजन तीनों तत्व की पूर्ति कर पाएंगे। तो इसमें आपको लेना है डीएपी लगभग 45 से 50 किलो, साथ में लेना है एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट आपको लेना है 50 किलो के आसपास। डीएपी 45-50, एसएसपी 50 किलो, एमओपी जो पोटास आता है दानेदार वाला लगभग 25 किलो, साथ में आपको यूरिया 20-25 किलो। ये 4 खादें आपको बुआई के समय डालना है। बहुत ही अच्छा फार्मूला है, इस फार्मूले से डालेंगे तो बढ़िया लाभ मिलेगा। इसके बाद पहले दूसरे पानी पे आपको लगभग 45-45 किलो यूरिया डालना होता है। अगर आपने अगेती बुआई की है, कोई ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी लगाई हुई है, तो यहाँ पे जो आप पहले पानी पे और दूसरे पानी पे यूरिया डालेंगे वो 10-12 किलो बढ़ा के इस्तेमाल करना चाहिए। और मान लीजिए आपने मतलब सभी खादों की मात्रा थोड़ा बढ़ जाती है, तो मान लीजिए आपने कोई ऐसी वैरायटी लगाई है जो ज़्यादा उत्पादन देती है तो डीएपी 50 किलो, अन्यथा 40-45 किलो भी आप डीएपी डाल सकते हैं। डीएपी के साथ एसएसपी डालेंगे तो इतनी मात्रा है, अगर केवल डीएपी ही डालते हैं तो 55 किलो के आसपास डीएपी आपको देना पड़ेगा। अब इसके साथ साथ जिंक वाली खाद की भी बात करते हैं। अक्सर हम जिंक सही समय पे सही तरीके से ना डाल के हमें उसका कम लाभ मिलता है। जिंक भी एक आवश्यक तत्व होता है, इसकी कमी से भी पौधे बौने रह जाएंगे, जड़ विकास नहीं होगा, पीलापन तो रहेगा ही रहेगा, उत्पादन में भी आपको कमी देखने को मिलेगी। तो जिंक आपको कब डालना है? वैसे तो पहले पानी पे आप यूरिया के साथ जिंक डाल सकते हैं, 33% वाला 5 से 7 किलो, या फिर 21% वाला जो आता है जिंक सल्फेट 8 किलो से लेकर 10 किलो तक। लेकिन अगर आप स्प्रे विधि से डालते हैं तो बढ़िया लाभ मिलेगा। तो हमने नंबर 4 पे रखा है स्प्रे। कब कौन सा स्प्रे करना है? तो अगर हम जिंक की ही बात करें तो जिंक का 2 या 3 बार स्प्रे करना है। पहली बार जिंक का स्प्रे आप करिए लगभग पहली सिंचाई के आसपास, दूसरी बार दूसरे पानी पे, और अंतिम बार आप जिंक डालिए बाली आने से पहले गबोड़ अवस्था में, तो बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। इससे मात्रा भी कम लगती है, तो हम बता देते हैं 33% वाला जिंक सल्फेट अगर आप स्प्रे करते हैं तो इसकी 700 ग्राम मात्रा लेनी है, साथ में 1 या 2 किलो दानेदार यूरिया मिलाइए, या बुझे हुए चूने का पानी यूज करिए। या सिंगल जिंक का स्प्रे नहीं करना है, जिंक सल्फेट जो आती है, आपको इसके साथ यूरिया या बुझे हुए चूने का पानी मिलाना ही पड़ेगा। अगर आप 21% वाले जिंक का स्प्रे करना चाहते हैं तो 1 किलो मात्रा आपको लेनी है, इसके साथ भी यूरिया 1-2 किलो लेना है साथ में, या फिर आप बुझे हुए चूने का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोई भी जिंक आप डाल सकते हैं, या फिर जो आती है 12% वाली चिलेटेड जिंक, इसकी लगभग 100 ग्राम मात्रा लेनी है, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो जिंक का आपको 3 बार स्प्रे करना है। मिट्टी में डालते हैं तो एक बार में ही काम चलेगा, लेकिन हाँ अगर आप स्प्रे करते हैं तो इसका ज़्यादा फायदा पौधे किसान साथियों उठा पाते हैं। इसके अलावा कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी आप डालिए। हम लगातार यूरिया, डीएपी और जो है पोटास तो डालते हैं, लेकिन दूसरी खादों का इस्तेमाल नहीं करते, जिससे उसकी काफ़ी कमी हो जाती है, जिससे हमें उत्पादन में, कल्ले के फुटाव में कमी देखने को मिलती है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे आते हैं, आप वो भी डाल सकते हैं, या फिर एक बहुत ही अच्छा फार्मूला है वो भी आप नोट कर सकते हैं, जिसमें 4-5 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। पहली चीज़ आपको लेना है जिंक 33% वाली लगभग 700 ग्राम। दूसरा चीज़ लेना है मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो। तीसरी चीज़ लेनी है फेरस सल्फेट आधा किलो यानी 500 ग्राम। चौथी चीज़ आपको लेना है मैग्नीज सल्फेट जो आती है लगभग 250 ग्राम से 300 ग्राम तक। और पांचवी चीज़ आपको लेना है दानेदार यूरिया 1 या 2 किलो या 3 किलो, जितना पीलापन ज़्यादा है तो 2-3 किलो, अन्यथा 1 किलो ही पर्याप्त रहेगा। तो ये 5 चीज़ें लेनी है। इनका अगर आप स्प्रे करते हैं तो इससे 5-6 तत्वों की पूर्ति हो जाएगी, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति हो जाएगी और बढ़िया लाभ मिलेगा। जैसा कि मैंने बोला था जिंक का जब आप स्प्रे करते हैं तो उसके साथ ये 4 चीज़ें अलग से भी आप डाल सकते हैं, मतलब उसी के साथ मिला के, तो अच्छा लाभ मिलेगा। 5वें नंबर पर हमने रखा है देख रेख। अगर आप खेत में जाएंगे, अच्छे से निगरानी करेंगे, जैसे मान लीजिए आपकी फसल में किसी बीमारी का अटैक है, आप खेत में जाते ही नहीं हैं तो आपको पता कैसे चलेगा? कोई भी बीमारी हो, चाहे फसलों में हो चाहे इंसानों में हो, अगर आप शुरुआती अवस्था में ही उसका सही से उपचार करते हैं तो बीमारी फैलने का खतरा कम रहता है और उससे होने वाला नुकसान भी कम ही होता है। और आपकी जो दवा जो आप डालेंगे
वो भी कम ही लगेगा। जैसे मान लीजिए आपने 1 एकड़ में गेहूं की फसल लगाई हुई है, तो ऐसी कोई बीमारी तो है नहीं कि हाँ पूरे खेत में एक साथ फैल जाएगी। कुछ इलाके में शुरुआती अवस्था में फैलती है, उसके बाद धीरे धीरे पूरे खेत में फैलती है। तो कोई भी रोग हो, कीट हो, बीमारी हो, आपको खेत की निगरानी करेंगे तभी तो पता चलेगा। तो अच्छे से खेत की देखभाल कम से कम 2-3 दिन में एक बार आप जाइए, अच्छे से टहलिए। इससे आपकी हेल्थ भी सही रहेगी और आपके पौधे की हेल्थ भी सही रहेगी। आपको पता चलेगा कि हाँ पानी कब लगाना है, कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है, फसल में पीलापन तो नहीं है। अच्छे से देखभाल आप करते रहेंगे तो आपको ये सारी जानकारी समय से पता लगती रहेगी। और पानी पे ध्यान देना है, पहला पानी 20-25 दिन पे, दूसरा पानी 40-45 दिन पे, उसके बाद आवश्यकता अनुसार 15-20-25 दिन पे आपको सिंचाई करते रहना है। और नमी की कमी आपको नहीं होने देना है। लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा पानी किसी भी अवस्था में गेहूं की फसल में भर के भी नहीं रखना है। ज़्यादा दिन तक पानी भरा रहेगा तो किसी भी अवस्था में फसल हो आपको नुकसान देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर आप जरूर करिएगा। और आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं 2025 का साल आपके लिए अच्छा साबित होगा, आप अच्छा उत्पादन अपनी फसल से ले पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।